हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने लास्ट सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया था कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली हमने देखा था कि जो सिस्टम है वो 3 टाइप्स के हैं। एक था ओपन सिस्टम, एक था क्लोज सिस्टम और एक था आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जिसमें से हीट का और मास का दोनों का ट्रांसफर हो सके सराउंडिंग में। क्लोज सिस्टम का मतलब था एक ऐसा सिस्टम जिसमें से सिर्फ और सिर्फ हीट का ही ट्रांसफर हो सके सराउंडिंग में, मास का ट्रांसफर ना हो सके। थर्ड था हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि ना तो हीट का ट्रांसफर हो और ना ही मास का ट्रांसफर हो सराउंडिंग में। वो 3 हमने डिस्कस कर लिए थे बेसिक। उसके बाद कुछ छोटी छोटी थ्योरीज है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वैसे इनमें से कई सारे पॉइंट्स आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में ही ज्यादा डिटेल्स में आते हैं, बट कई बार फिजिक्स में भी उनकी डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल के तौर पे, जेई में इवन एडवांस में भी। तो यहाँ पे मैंने कुछ छोटी छोटी जो थ्योरीज थी जो काम में आती है बेसिक नॉलेज के लिए, वो मैंने लिख दी है। सबसे फर्स्ट बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, क्योंकि कई बार जब आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो गया एसेलेरेशन और रीजन वाले न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहां पे कई बार आपको ऐसे वर्ड दिख जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल का मतलब क्या है कि जब कोई सिस्टम है, कोई गैस वाला सिस्टम है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, गैस के ऊपर किसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी हमें करनी है। तो उनकी स्टडी किस फॉर्म में हम करते हैं, जैसे उसके ऊपर प्रेशर में चेंज क्या हो रहा है, उसके वॉल्यूम में चेंज किस तरीके से आ रहा है, उसके टेम्परेचर में चेंज किस तरीके से आ रहा है। तो उसकी स्टडी करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स या कुछ टर्म्स डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है। तो वही चीज क्या कहलाती है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल है। जैसे कि हम किसी गैस की स्टडी करेंगे तो हमें वहां पे प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए, उस गैस के टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए, उसके वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए, उसके कंपोजिशन या फिर आप बोल सकते हो उसके मोल के बारे में कि वो उस गैस के कितने मोल्स है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल कहलाती है। यानी कि हम जब भी किसी गैस की स्टडी करेंगे तो हमें ये चीजें उसके बारे में पता होना ही चाहिए। और आप देखोगे भी सही कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग इन चारों चीजों के सराउंडिंग ही घूमते नजर आएंगे, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मोल। इसमें एक और टर्म ऐड हो जाएगी थोड़ा आगे जाके, वर्क, लेकिन वर्क थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल में इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब ये जो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल है हमारे पास, इन थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन द थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, इन वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। यानी कि कोई भी जो गैस है वो किस प्रोसेस के थ्रू एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है, तो उसका स्टेट जो चेंज होता है वो जिस रिलेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इनमें जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। और अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं, फॉर आइडियल गैस के लिए, तो वो रिलेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन है, इसी के अकॉर्डिंग कोई भी अगर आइडियल गैस है उसके अंदर आप चेंजेस करते हो उसके प्रेशर में, उसके टेम्परेचर में, उसके वॉल्यूम में, तो इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। उसी तरीके से कई बार हमारे पास रियल गैस की बात आती है, तो रियल गैस में किस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो रियल गैस की जब हम बात करते हैं तो उसमें रिलेशन क्या क्या, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए इंटू वी माइनस एन वी इज इक्वल टू एनआरटी। ये रिलेशन भी आप लोगों को केमिस्ट्री में काफी डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर भी पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में इसमें से तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कई बार यही पूछा जाता है कि एन की यूनिट क्या होगी, बी की यूनिट क्या होगी। अगर आपको ये इक्वेशन पता होगा तभी तो आप यूनिट्स लिख पाओगे ए की और बी की। तो ये रियल गैस इक्वेशन और ये आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने अजम्पशंस माने थे वो अप्लाई करने के बाद किसी गैस पर जो इक्वेशन बनता है वो ये वाला बनता है, ठीक है। अदरवाइज कोई भी रियल गैस होगी तो वो इस रिलेशन को फॉलो करता है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन वी इज इक्वल टू एनआरटी। जहां पर ये ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। इन ए और बी की वैल्यूज भी होती है बच्चों, लेकिन हमारे सिलेबस में उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की गई है, ठीक है। आप केमिस्ट्री में देखना चाहो तो शायद वहां पे आपको बताई गई उसकी वैल्यू ए और बी की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रेशर में कुछ इंक्रीमेंट होता है, जब हम रियल गैस की बात करें तो वॉल्यूम में कुछ डिक्रीमेंट होता है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पार्टिकल्स का जो मास होता है, मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है, सॉरी वॉल्यूम होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके वॉल्यूम को क्या मान के चलते हैं हम लोग, नेग्लेक्ट मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम नेग्लेक्ट नहीं मानेंगे तो जो कंटेनर का वॉल्यूम था V, उसमें से कुछ क्या होगा, कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आता है। अब वॉल्यूम अगर कम होगा तो प्रेशर ऑब्वियसली बातें बढ़ेगा, किस तरीके से बढ़ता है फिर वो ये अप्रोक्सीमेशन से आता है डिटेल, ठीक है। तो रियल गैस इक्वेशन है जो हमें पी वी और आर के बीच में या टी के बीच में रिलेशन बताती है। इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें और है, स्टेट फंक्शन, इनके ऊपर कई बार जेई में सवाल पूछ लिया जाता है, इवन एडवांस में पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे कि
मोर देन वन करेक्ट वाले जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे पूछ ले जाते हैं कि स्टेट फंक्शन क्या चीज है या कौन कौन सी वैल्यूज स्टेट फंक्शन होती है। तो स्टेट फंक्शन का मैं मतलब आपको समझना चाहूंगा। मान लो हमारे पास कोई भी सिस्टम है, कोई भी गैस है, ठीक है, वो पहले इनिशियल में यहाँ थी, उसके अंदर हमने कुछ चेंजेस किए, प्रेशर में, टेम्परेचर में चेंज होगी, किसी दूसरी स्टेट में चलेगी। मान लो कैसे भी चलेगी मुझे मतलब नहीं, ये स्टेट 1 थी, उसकी कुछ चेंजेस किया, वो स्टेट 2 में चलेगी। किसी भी स्टेट में, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई लिक्विड से किस में जाता है, पेपर में जाता है। कई बार अगर मैं बात करूं तो सॉलिड से लिक्विड में भी जाता है। ऐसे जो फेज चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, कई सारी चीजें चेंज हो सकती है, किसी भी तरीके से हम वहां पे चेंज ला सकते हैं। तो अगर किसी गैस के अंदर या किसी सिस्टम की अगर हम बात करें, वो सिस्टम के अंदर हम स्टडी करें, उसके अंदर कुछ चेंज करें, तो उसकी स्टेट एक जगह से चेंज होगी, कहां चलेगी, दूसरी स्टेट पे चलेगी। तो अब ये जो स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन का मतलब यह होता है कि ऐसी वैल्यूज या ऐसे फंक्शंस जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन पर डिपेंड करती है, जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। वो किस पाथ से गया है, जैसे कि एक पाथ ये है, एक पाथ ये हो सकता है, एक पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है, कि किस पाथ के थ्रू ये प्रोसेस यहां से यहां पहुंचा है, सिस्टम के अंदर जो चेंज हुआ उसके थ्रू स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया। एक पाथ, दो पाथ, तीन पाथ सॉरी बच्चों। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि स्टेट 1 में उसकी वैल्यू क्या थी, स्टेट 2 में उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। तो उसे हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जिस पाथ के थ्रू वो जा रहा है उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो स्टेट फंक्शन मतलब आप सिंपल समझ सकते हो, जब अगर मैं किसी सिस्टम के अंदर, जो गैस वाला सिस्टम हो सकता है, किसी भी टाइप का सिस्टम हो सकता है, उसके अंदर अगर मैं चेंज करता हूं तो उसकी वैल्यूज भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। तो फिर क्या होगा कि जो वैल्यू चेंज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करे कि उस सिस्टम की इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या है, यानी कि इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही वो वैल्यूज डिपेंड करती है तो उसे हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। यहां पे मैंने डेफिनेशन लिख भी दी, अ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्टेट फंक्शन। एक फिजिकल क्वांटिटी को स्टेट फंक्शन बोला जाता है इफ इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि जो सिस्टम है उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे वो क्या करे, डिपेंड करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन बोलेंगे। एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ बाय व्हिच दिस स्टेट हैज बीन अटेन्ड, और उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता जिस पाथ के थ्रू उस सिस्टम ने स्टेट 1 से स्टेट 2 अचीव किया है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो कि मुझे यहां से, जैसे कि राजस्थान से मुझे अगर गुजरात जाना है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे कोटा से सूरत आना है, तो कोटा से सूरत जाने के कई सारे रास्ते हैं, ठीक है, मैं ट्रेन से जा सकता हूं, बस से, कार से, किसी भी तरीके से जा सकता हूं। तो अब यहां पर वही चीज है कि जो गैस है वो यहां से यहां तक किस रास्ते से पहुंची, मैं किसी भी रास्ते से जाऊं, मेरी इनिशियल जो वैल्यूज है या मेरी जो फाइनल वैल्यूज है वो उस बात पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो जैसे कि अगर मैं बात बोलता हूं मास एक कंजर्वेशन मास, मैं मेरी बात करता हूं जैसे कि मेरा मास कंजर्व है, ठीक है, मैं सपोज कीजिए यहां पे मेरा वेट या मेरा मास मेजर करवाता हूं, मान लीजिए मेरा मास निकलता है 60 kg। अब चाहे मैं कार से जाऊं, चाहे मैं बस से जाऊं, चाहे मैं ट्रेन से जाऊं, किसी भी थ्रू अगर मैं कोटा से सूरत पहुंचता हूं, तो यहां पर जब मैंने वेट करवाया था वो 60 था, वहां पर भी अगर मेरा वेट 60 होता है, चाहे मैं कार से जाऊं, चाहे मैं बस से जाऊं, तो फिर या फिर किसी ट्रेन से जाऊं, किसी भी चीज से जाता हूं, किसी भी थ्रू जाता हूं मैं, अगर मेरा मास चेंज नहीं होगा तो जो मेरा मास है, ठीक है, वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मेरी वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं करी। हो सकता है मैंने यहाँ पे 60 था, वहां पर भी 60 था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे भी वैसा ही है कि आपकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, जिस पाथ के थ्रू आप जा रहे हो उस पर डिपेंड ना करे, ठीक है। उसके एग्जांपल्स भी कई सारे, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, ये किस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये फिजिक्स में बहुत कम पोर्शन होता है एंथैल्पी और एंट्रोपी का, केमिस्ट्री में काफी ज्यादा होता है इन दोनों का, लेकिन इसी के एग्जांपल से इसलिए लिख दिया मैंने, क्योंकि कई बार पूछा जाता है ये एंथैल्पी, एंट्रोपी किस टाइप के फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है या फिर पाथ फंक्शन, तो ये स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी, एंट्रोपी। लेकिन जो इंटरनल एनर्जी है बच्चों, वो भी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है।
क्यों स्टेट फंक्शन, वो भी समझ लीजिए। क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी एंटायरली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर कौन सा फंक्शन है, ऑलरेडी स्टेट फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि इस स्टेट में मानते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर था इस गैस का, बाद में मानते 200 डिग्री हो गया, 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, किसी तरीके से चेंज किया, तो अब ये 100 डिग्री से 200 डिग्री हो गया है। यानी कि जो टेम्परेचर है वो इनिशियल में कितना था, फाइनल कितना था, बस इस बात पे डिपेंड करता है। किस तरीके से हुआ उस बात पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि मैं हो सकता है उस सिस्टम को हीट दे दूं, उससे उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। हो सकता है मैं उसको हीट ना देके उस सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क कर दूं तो भी उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। हो सकता है कोई और दूसरा प्रोसेस हो जिसके थ्रू मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा सकता हूं। तो किस प्रोसेस के थ्रू आपने टेम्परेचर बढ़ाया उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल में कितना था और फाइनल में कितना, इस बात पर डिपेंड करता है। तो उसे हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। उसी तरीके से आता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन आप लोग समझ गए होंगे, एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पाथ पे डिपेंड करती है। यानी कि स्टेट 1 स्टेट 2 अभी किस पाथ के थ्रू गया है ना, उस पाथ पे डिपेंड करती है जिसकी वैल्यू, उसे हम क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि वर्क, एग्जांपल के तौर पर वर्क। देखो आपको सोचो, अगर मुझे यहां से सीधा स्ट्रेट जाना है, सीधा जाना है, ठीक है, तो वर्क कुछ अलग होगा। मैं यहां से किसी एंगल पे जाता हूं तो वर्क अलग होगा, समझ लो। तो यानी कि पहुंचना मुझे एक ही जगह पर है, लेकिन अलग अलग पाथ से जाता हूं तो वर्क डन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा बच्चों, हमने 11th क्लास में वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था, वहां पे मैंने बोला था कि एक न्यूमेरिकल करवाया था W1 W2 और W3 वाला, जिसमें तीनों का वर्क डन सेम था। वो तब पॉसिबल था जब आप किसी कंजर्वेटिव फील्ड में मूव करते हो, ठीक है। यहाँ पे हम कंजर्वेटिव फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तभी जाके आपका जो वर्क होगा वो डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई कंजर्वेटिव फील्ड कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, विदाउट कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड करेगा कि आप किस रास्ते के थ्रू एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं वापस वही एग्जांपल देता हूं, मुझे कोटा से सूरत जाना है, ठीक है। मेरे पास 3 रास्ते हैं, लेकिन हर एक रास्ता इक्वल डिस्टेंस का हो ये जरूरी नहीं। तो अगर सपोज कीजिए एक रास्ते के थ्रू मैं पहुंचता हूं, तो आपके जो सूरत पड़ता है मानते हो 750 किलोमीटर पड़ता है। एक रास्ते के थ्रू जाता हूं तो मानते वो 800 किमी पड़ता है। एक और रास्ते के थ्रू जाता हूं तो मानते वो 670 किलोमीटर पड़ता है, ऐसे पड़ता है, ठीक है। अलग अलग एक रास्ते से आते हैं कोटा टू सूरत, तो इतना किमी, एक इतना, एक इतना। तो अब आप सोचो जो गाड़ी के अंदर फ्यूल फिलअप करवाया जाएगा वो अलग अलग होगा। अगर मैं इस रास्ते के थ्रू जाता हूं तो जो पेट्रोल फिलअप करवाना है वो ज्यादा करवाना होगा, इस रास्ते के थ्रू जाना है तो पेट्रोल थोड़ा कम फिलअप करवाना होगा, इस रास्ते के थ्रू जाना तो पेट्रोल थोड़ा कम फिलअप करवाना होगा। तो यहाँ पे मुझे जाना कहाँ है, तीनों केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में, तीनों केस में मैं कोटा से सूरत पहुंच जाऊंगा। लेकिन तीनों केस के अंदर जो गाड़ी के अंदर फ्यूल हम फिलअप करने वाले हैं उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर अलग अलग होगी तो यानी कि जो पेट्रोल है जिस पाथ से आप जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो पेट्रोल है वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, फिर पाथ फंक्शन हो जाएगी। यानी कि जो पेट्रोल आपकी गाड़ी यूज में ले रही है या बर्न कर रही है वो किस बात पे डिपेंड करता है, आपके पाथ पे डिपेंड करता है कि आप किस पाथ के थ्रू जा रहे हो, ठीक है। और उसमें फिर कई सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है जो 750 वाला किलोमीटर का जो रोड हो सकता है वो और खराब भी हो, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो वही चीजें उस रास्ते के ऊपर भी डिपेंड करती है, यानी कि पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो पाथ फंक्शन का मतलब है अ फिजिकल क्वांटिटी सेड टू बी पाथ फंक्शन इफ इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द गैस। यानी गैस किस पाथ के थ्रू एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है उसे क्या बोलते हैं, लोग पाथ फंक्शन बोलते हैं। इसके एग्जांपल है हीट और वर्क। ध्यान ना बच्चों, मैंने यहाँ पे एनर्जी लिखा है, यहाँ पे हीट लिखा है, तो एनर्जी और हीट इसी से ध्यान रखना, एनर्जी स्टेट फंक्शन है जबकि हीट पाथ फंक्शन है। जबकि जो हीट है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, बट फिर भी हीट क्या है, पाथ फंक्शन, क्योंकि हीट भी पाथ पे डिपेंड करता है। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को ये चीज भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से हीट है जो पाथ पे डिपेंड करता है। अभी के लिए आप लोग देख लीजिए एग्जांपल से, हीट और वर्क दोनों क्या पाथ फंक्शन। तो बच्चों नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती। मास पे डिपेंड नहीं करती इसका मतलब ये है कि जब आप कोई गैस है या कोई भी सब्सटेंस है
उस सब्सटेंस को अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में रख देते हो और उस सब्सटेंस की कुछ ऐसी वैल्यू या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो उस ऑब्जेक्ट की साइज पे डिपेंड नहीं करती, तो फिर उसे हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या फिर आप ऐसे नॉर्मली बोल सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मास। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की साइज पर डिपेंड ना करे। जैसे कि मैं इसे रफ करता हूं और आपको एग्जांपल्स बताता हूं। ठीक है, तो मैंने इसकी डेफिनेशंस लिखी, इसके बारे में भी बता दिया। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मास, यानी कि वो मास पे डिपेंड नहीं करती है। और आप एक को डेफिनेशन बोल सकते हो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज दैट डू नॉट चेंज एज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज कर देता हूं तो भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो भी उस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, तो इसके बारे में जानते तो होगा, डेंसिटी, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो जैसे कि डेंसिटी के एग्जांपल है, मैंने क्या किया, एक बाउल में वाटर ले लिया। ठीक है, अब वाटर ले लिया, वाटर की जो डेंसिटी है वो तो फिक्स होगी। ठीक है, अब अगर मैंने उस वाटर को किसी बॉटल में भी फिलअप कर दिया, ठीक है, तो अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज तो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, लेकिन डेंसिटी तो अब भी क्या है, उतनी ही है। भाई वाटर था पहले बाउल में रखा हुआ था, तब भी उसकी डेंसिटी उतनी थी। अब अगर मैंने किसी बॉटल में फिलअप कर दिया उसे तो भी उसकी अब जो डेंसिटी है उतनी रहने वाली जितनी पहले थी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी थोड़ा ना चेंज होगी। क्या चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट चेंज हुआ। पहले हमने उसे किस में रखा हुआ था, बाउल में रखा हुआ था, अब किस में रख दिया, बॉटल में रख दिया, तो वहां पे डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट की साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि ऑब्जेक्ट को किस साइज में आप रख रहे हो और किस में नहीं रख रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करती, तो फिर उस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी या आप ऐसा बोल सकते हो जो मास पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, उसके और भी कई एग्जाम्पल, जैसे डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, वो साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है डिपेंड्स ऑन मास, यानी कि जो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करे, मास पे डिपेंड करे। या फिर आप बोल सकते हो कि जो whose value is proportional to the size of the system, यानी कि सिस्टम की जो साइज है उस पर डिपेंड करता हो। यानी कि अगर आप सिस्टम की साइज को बढ़ा दोगे तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाए, और सिस्टम की साइज को कम कर दोगे तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाए। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि मास पे डिपेंड करती है। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है यहाँ पे मास, वॉल्यूम, वेट। अब वेट का mg होगा, तो मास अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो वेट भी होगा। उसके बाद है मोल, एनर्जी और वर्क। मैं मास की बात करता हूँ, जैसे कि मैं अभी वाटर की बात कर रहा था। ठीक है, अगर मैं वाटर की बात करता, एक बात ध्यान रखना बच्चों, उसका मास यहाँ पे आप, मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इससे चेंज नहीं होगा, जितना लिया होगा उतना ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे कि कोई गैस की बात करता हूँ, मैं मास उसकी बात नहीं करता वाटर की यहाँ पे, क्योंकि उसका अलग हो जाएगा अरेंजमेंट। मैं किसी गैस की बात करता हूँ। ठीक है, हमने एक सिस्टम लिया, ठीक है, इसके अंदर कोई गैस फिलअप है, ये पिस्टन मूवेबल है, ये पिस्टन क्या है, मूवेबल है। तो इस गैस की जो डेंसिटी है मान लें कुछ फिक्स है, रो है। ठीक है, अब अगर मैं अभी इसका वॉल्यूम है मान लेते हैं v1 और इसका मास है m1, तो इसकी डेंसिटी रो इजिकल टू क्या लिखेंगे हम लोग, m1/v1 लिखेंगे। लेकिन किसी प्रोसेस के थ्रू या ये एक्सपांड हो जाती है, गैस इसके ऊपर ये लगा रही, फोर्स लगा रही और एक्सपांड होगी, यहाँ पे पिस्टन आ जाता है। आएगा नहीं आएगा, अगर यहाँ पे आएगा तो अब ये वॉल्यूम कितना हो गया, v2 हो गया। डेंसिटी तो गैस की अब भी उतनी रहने वाली है। अगर डेंसिटी अब भी उतनी है और वॉल्यूम बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है इस मास को भी क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। यानी कि मास को क्या होना पड़ेगा, m2 होना पड़ेगा, और वॉल्यूम v2 हो गया तो बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। ये यानी कि मास बढ़ चुका है यहाँ पे और वॉल्यूम भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है। और ये तभी आ सकता है अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं तो मास को बढ़ना पड़ेगा। तो जिस रेट से मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा उस रेट से मास को बढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, तभी जाके उसकी डेंसिटी क्या रह सकती है, कांस्टेंट रह सकती है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं साइज को चेंज कर रहा हूँ, गैस के केस में होगा ऐसा, ठीक है, हर किसी के केस में, तो जब मैं इसके साइज को चेंज कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे मास भी चेंज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि मास भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वरना अगर हम सॉलिड के केस में बात करें तो फिर ये कॉन्सेप्ट हम वहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉलिड के केस में तो मास क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला, चाहे आप उसको किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे कि मैंने कोई
फिक्स सॉलिड का कुछ बनाया, क्यूब बनाया, उसको मैंने अलग अलग किसी में भी कंटेनर पर रख दूं, उसके मास में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन गैस के केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसीलिए तो ध्यान रखना, मास, वॉल्यूम, वेट, मोल, एनर्जी और वर्क, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसे रफ करते हैं और अब हम इस चैप्टर के मेन पार्ट की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे इसमें कई सारे लॉज है, उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक वैल्यूज ये कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है इनसे रिलेटेड के कौन सा, जैसे कि दे दिया जाएगा आपको वॉल्यूम, ये कौन से टाइप की प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, पाथ फंक्शन है या फिर स्टेट फंक्शन, ऐसी छोटी छोटी चीजें कई बार पूछ ली जा सकती है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिए सब। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है जीरोथ लॉ। थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ की बात करते हैं। वैसे इसे जीरोथ लॉ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ, जब दोनों लॉ जनरेट हो चुके थे या इनके बारे में थ्योरीज आ चुकी थी, उसके बाद में जीरोथ लॉ डिस्क्राइब हुआ था। लेकिन इसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है टेम्परेचर वाली, ठीक है, यानी कि इसमें टेम्परेचर चेंज से रिलेटेड है स्टेटमेंट है, तो ये लॉ बाद में डिस्कवर हुआ। तो अब ये क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसीलिए आप इस लॉ को बाद में नहीं रख सकते। अगर इस लॉ को बाद में नहीं रख सकते तो फिर क्या हुआ, इस लॉ को पहले ही रखना था। तो वन यानी कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तो ऑलरेडी आ चुका था, तो उससे पहले किसे डिफाइन करना पड़ता है, जीरो को, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, जीरो लॉ। वैसे इसमें है नहीं कुछ, काफी कॉमन सा लॉ है, ठीक है, जीरो लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक एडियाबेटिक वॉल्स का कंटेनर है, ऐसे कुछ, सॉरी, समझिएगा यहाँ पे क्या आर्गुमेंट है। ये एडियाबेटिक वॉल्स है। एडियाबेटिक वॉल्स का मतलब है, एडियाबेटिक वॉल्स या वॉल आप बोलिए, एडियाबेटिक वॉल का मतलब है कि इसके अंदर से जो हीट है ना वो बाहर नहीं जाएगी। अब मैंने क्या किया, इन एडियाबेटिक्स के अंदर 3 कंपार्टमेंट बना दिए। 3 कंपार्टमेंट कुछ इस तरीके से बना दिए। मान लो ये कंपार्टमेंट ए है, ये कंपार्टमेंट बी है और ये कंपार्टमेंट सी है, ठीक है। हाँ, इनके बीच में ये जो कंपार्टमेंट है, इनके बीच में जरूर हीट ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। इसमें से इसमें हीट जा सकती है, इसमें से हीट इसमें हीट जा सकती है और इसमें से हीट इधर जा सकती है और इसमें से भी हीट इधर जा सकती है। लेकिन इस वाले जो आउटर वॉल है वो एडियाबेटिक है, इसमें से हीट बाहर नहीं जा सकती। तो इस जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट ये होता है कि ये जो कंपार्टमेंट है या जो सिस्टम ए है, वो सिस्टम ए अगर इस सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये सिस्टम बी भी इस सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो फिर सिस्टम ए और बी भी एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, आप ऐसा बोल सकते हो। यानी कि ए अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी अगर सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और बी दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख देते हैं, इफ टू different system A and B are in thermal equilibrium with a third system See individually यानी अलग अलग थर्ड सिस्टम के साथ क्या है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, देन सिस्टम ए एंड बी
आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे कि ए और सी आपसे बोला गया कि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, देन ये कंडीशन आपके पास, इफ ये कंडीशन है तब आप बोल सकते हो देन आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो अगर ये ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये ए और बी भी एक दूसरे के साथ क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में। वही लिखा है, इफ ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी आर थर्मल इक्विलिब्रियम, देन ए एंड बी यानी बी एंड ए बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखो कोई लो कोई सेंस रखता नहीं है, आप खुद भी जानते हो, हर किसी को नॉर्मल ये बात पता होती है। जैसे कि ए बी के साथ रिलेटेड है, सॉरी ए सी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली बात है ए और बी भी क्या हो गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। ये आसान सा सम था। अब देखो इस चैप्टर के अंदर बच्चों में वर्क डन कैलकुलेट करना होता है मैक्सिमम। तो पहले मैं आप लोगों को वर्क डन यहाँ पर इस चैप्टर में मैं किस तरीके से कैलकुलेट करना उसके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर हम हर एक प्रोसेस के लिए यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं, पहले वर्क डन की बात करते हैं। इसे हटाता हूँ। देखो क्या है, देखो मैं थोड़ा बहुत वर्क के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वर्क हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, dw इज इक्वल टू एफ dx होता है, ये तो होता है। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो एफ dx होता है, यही होता है। तो यहाँ पर हमें गैस के केस में किस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट करना होता है समझना। मान लेते हैं हमारे पास कोई पिस्टन है जो एक सिलेंडर के अंदर लगा हुआ है, ऐसे यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ऐसे मासलेस है पिस्टन, मासलेस पिस्टन है, ठीक है। यहाँ पे गैस फिलअप है ऐसे ऐसे। तो अब हमें इस गैस की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो मानते हैं इस गैस की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस गैस के अंदर कुछ हमने अरेंजमेंट किया या कुछ चेंजेस किया जिसकी वजह से इस गैस ने इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवा दिया। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक हीटर लगा दिया, उससे टेम्परेचर बढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो इसने इसके पास इतनी एनर्जी आ चुकी है कि इसको ज्यादा ऊपर मूव करवा दिया होगा। तो मानते हैं कि पिस्टन डिस्प्लेस हो गया यहाँ तक, ऐसे ऐसे डिस्प्लेस हो गया यहाँ तक। मानते हैं एक्स डिस्प्लेस हो गया, तो हमसे पूछा गया कि इस गैस ने कितना वर्क किया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ध्यान समझना। तो इस गैस ने इस पिस्टन के ऊपर क्या लगा रखा हुआ है, फोर्स लगा रखा होगा, किसकी वजह से, गैस के प्रेशर की वजह से। अगर ये एरिया ए है तो इसी वजह से इसको ऊपर लेके गया होगा, वही तो लिखेंगे। तो यहाँ पे इस फोर्स को हम जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, पी गैस इंटू ए होगा। यहाँ पे मैं वर्क डन बाय गैस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गैस ने यहाँ पे लगाया तो वही तो ऊपर लेके जा रहा होगा, क्लियर। हाँ, गैस का प्रेशर कितना होगा वो अलग बात है, वो तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे सेफ्टी जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, P इंटू ए लिखना पड़ेगा। तो P गैस इंटू ए इंटू dx लिखना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे इसके स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो a इंटू dx को क्या लिखा जा सकता है, dv लिखा जा सकता है कि इसके वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो w इज इक्वल टू P गैस इंटू dv लिखा जा सकता है। अब dv इन द सेंस कहां से कहां तक, उसकी लिमिट v1 से v2 तक। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिक हमारे पास वर्क डन कैलकुलेट करने का। अब कई बार ये प्रेशर कांस्टेंट भी हो सकता है,
कई बार ये प्रेशर वेरिएबल भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। बेसिक फॉर्मूला ये होगा P इंटू डी, वर्क डन कैलकुलेट करने का, जैसे कि हम लोगों ने वर्क वाले चैप्टर में किया था F डॉट dx। जैसे कि मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं, यहाँ पे तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा mg, या अगर मैं ऊपर लगा दूं कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिर अलग होगा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है तब फिर वो कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि समझा देता हूँ मैं आपको फॉर कांस्टेंट प्रेशर के लिए। मान लेते हैं हमारे पास ऐसे एक पिस्टन है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे बना के बता रहा हूँ बट हॉरिजॉन्टल में बता दी। ये यहाँ पे एक पिस्टन है, मूवेबल है, मूवेबल, यहाँ पे गैस फिलअप है, ये गैस फिलअप है, ठीक है। अब होगा क्या, ये पिस्टन बहुत स्लोली मूव कर रहा है, मूवेबल, वेरी स्लो, ये मूव तो कर रहा है लेकिन बहुत स्लोली मूव कर रहा है। अगर ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है इसका मतलब क्या है कि इधर से जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो इधर से भी क्या लग रहा होगा, इस गैस का प्रेशर लग रहा होगा। अब इस प्रेशर की वजह से इस पूरे पिस्टन पे फोर्स लग रहा होगा कितना, P नॉट इंटू है। यहाँ पर भी क्या लग रहा होगा, P गैस इंटू ये पिस्टन का ए फोर्स। अगर ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स हमेशा क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। मैंने पहले ही बोला था केमिस्ट्री में, सॉरी क्या फिजिक्स के अंदर, कभी भी स्लोली वर्ड का यूज आता है तो उसका मतलब होता है वहां पर फोर्स बैलेंस होना। तो बहुत स्लोली अगर मूव कर रहा है तो ये वाला फोर्स एक दूसरे क्या होगा, बैलेंस। और ये वाला प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी करने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो ये जो गैस का प्रेशर वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इवन इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट फिर भी ये प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे सिंपली लिख देंगे फॉर कांस्टेंट प्रेशर। तो हम यहाँ पे वर्क डन सिंपली क्या लिख देंगे, P नॉट, क्योंकि आप दोनों को जब बैलेंस करोगे तो P गैस A इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, P नॉट इंटू ए मिलेगा, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो P गैस इंटू डी भी मिलेगा। तो P गैस तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी भी बचेगा, और वॉल्यूम V1 से V2। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो P गैस इज इक्वल टू V2 माइनस V1। जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, तो ध्यान रखना, लेकिन जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं P डेल्टा, ये वर्क डन का फॉर्मूला था बेसिक। कब, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, और प्रेशर कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल, तो ये तो फॉर्मूला रहने वाला है। एक जनरल क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको इसमें, उससे ज्यादा वाला वर्क आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमने मासलेस मान रहा, मैं पिस्टन को भी मास वाला मान लेता हूं, ठीक है। ये पिस्टन है, इस पिस्टन का मास है m, ठीक है। इसके अंदर गैस फिलअप है, ठीक है, और इसके यहां पर एक स्प्रिंग अटैच्ड है, क्लियर। यहां उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, क्लियर है। यहां पर तो हमसे पूछा गया कि ये इनिशियल में पिस्टन यहां था, इस गैस ने इस पिस्टन को डिस्प्लेस कर दिया, कितना डिस्प्लेस कर दिया, यहां तक डिस्प्लेस कर दिया, मान लीजिए x डिस्प्लेस कर दिया, कितना डिस्प्लेस कर दिया, x। तो आपसे पूछा गया फाइंड आउट वर्क डन बाय गैस। इस पिस्टन को इसने यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर दिया। तो इनिशियल में ये स्प्रिंग इसकी नेचुरल लेंथ में थी, नेचुरल लेंथ में ना हो तो भी आप कर सकते हो, अभी आपको पता चल जाएगा। नेचुरल लेंथ में हो, मैंने बोल दिया था कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी देखने में। तो हमें तो ये पता है ना कि वर्क डन बाय गैस क्या होता है, इंटीग्रेशन P गैस इंटू dV होता है। यानी कि अब मुझे क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए गैस का, तो गैस का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पर इस पिस्टन का FBD बनाता हूं, किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है,
8 एन इंस्टेंट में। तो देखो ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ क्या हो रही होगी, कंप्रेस हो रही होगी, तो इसकी वजह से फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। किसी एक्स डिस्टेंस पे बात कर रहा हूं तो कितना फोर्स लग रहा होगा, एक्स। नीचे से जो गैस की वजह से फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा पी गैस इंटू एरिया। क्लियर। ये जो ब्लॉक है, सॉरी पिस्टन है, उसका वेट लग रहा होगा एम जी। अगर मैं बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं तो वो भी लग रहा होगा पी नॉट इंटू ए। ये सारे फोर्स लग रहे होंगे और ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है, स्लोली। अगर स्लोली लिख रहा हूं मैं तो हर जगह पे ये फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मैं इंटरमीडिएट की बात की, यहाँ से यहाँ तक वो एक्स निकला तो यहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट की बात की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पी गैस इंटू एरिया ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी गैस, ये ऊपर वाले फोर्स को ले लेते हैं हम लोग, ऊपर वाला एक भी फोर्स नहीं, सारे के सारे डाउनवर्ड है। तो पी गैस ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पी नॉट ए प्लस एम जी प्लस के एक्स, यही होगा। क्लियर है यहाँ पर। तो अगर मुझे पी गैस निकालना है तो आप इस पूरे को क्या कर दो, डिवाइड कर दो इससे पी, या ये भी मत लिखो क्योंकि मैं एक्स की फॉर्म में दे रहा ना, वॉल्यूम तो हमें पता नहीं है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस वाली स्टेप के अकॉर्डिंग, पी गैस इंटू एरिया इंटू डीएक्स, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पी गैस इंटू एरिया की डायरेक्ट ही वैल्यू पता है हमें यहां से। तो अगर ये वैल्यू पता है तो ये वाली वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इसमें। तो पी गैस ए की वैल्यू में मिल गई यहाँ पर से। तो देखिए आप लोग, ये हटा देता हूँ बच्चों में जैसे, अरेंजमेंट क्या है थोड़ा देख लेते हैं। कांस्टेंट प्रेशर हो तो आपको डायरेक्ट लिख ही सकते हो, पी इंटू डेल्टा भी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। इस वाले केस में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पी गैस ए की जगह पर लिखेंगे पी नॉट ए प्लस एम जी प्लस के एक्स, और यहाँ पे dx। क्लियर इतना, ओके। अब देखते हैं एक्स कहां से कहां तक। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात की कि इक्विलिब्रियम में था, सॉरी नेचुरल लेंथ में था, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं होगा। तो मैं मान रहा हूं x इज इक्वल टू 0, तो 0 से लेके x तक हुआ। अब देखो p नॉट a, ठीक है। तो p नॉट a की बात करूंगा मैं, तो p नॉट है, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर देखो सबको अलग अलग लिख सकता हूँ, सबको अलग अलग लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होगा, यही बचेगा। तो p नॉट है प्लस एम जी तो कांस्टेंट है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, x, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट लिख दिया हमने, समझ आपको कैसे किया मैंने, भाई ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये फोर्स दोनों बाहर आ गए, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x हो गया। ये वेरिएबल था यहाँ पे x, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 होगा, तो हाफ के x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे से जो वर्क डन हमें मिला वो क्या है, p नॉट है mgx, ठीक है, प्लस का हाफ, सो यहाँ पे x आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया कि उस गैस ने इतना काम किया होगा। आप लॉजिकली भी सोच सकते हो कि ये गैस ने किस किस के अगेंस्ट काम किया होगा। बाहर से जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है उसके अगेंस्ट काम किया होगा, जो स्प्रिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट काम किया होगा, इस पिस्टन को मूव करना, और जो ग्रेविटी इसके अगेंस्ट काम किया होगा। सीधी सी बात है, इन तीनों के अगेंस्ट जो काम किया होगा वही तो क्या होगा, वर्क डन बाय गैस होगा। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो वर्क एनर्जी कंजर्वेशन से, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम से, from work energy theorem। तो वो क्या बोलता है, वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है, ठीक है। ये बहुत स्लोली प्रोसेस हो रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें, गैस, स्प्रिंग, ग्रेविटेशनल प्रेशर पी नॉट की वजह से इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो वर्क डन बाय गैस स्प्रिंग की वजह से करते, देखो अब स्प्रिंग की वजह से समझना, स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आप भी समझते हो भाई, फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड और
डिस्प्लेसमेंट का और अपवर्ड, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए माइनस, और स्प्रिंग की वजह से जो वर्क आता है वो कितना होगा माइनस का हाफ के स्क्वायर, ये माइनस को लेकर चलना है। अब यहाँ पे mg की बात करें तो mg भी नेगेटिव आएगा, mg का लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट का होगा ऊपर, तो नेगेटिव आएगा माइनस mgx। ग्रेविटी की प्रेशर की वजह से देखो प्रेशर फोर्स का लग रहा है डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट का ऊपर की वजह, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग माइनस का पी नॉट ए तो फोर्स हो गया इंटू एक्स जीरो, तो यहाँ पे ये तो हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय गेस, तो ये कितना हो जाएगा पी नॉट ए एक्स प्लस एम जी एक्स प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या यही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत हो नहीं सकती आपको। तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पी नॉट इंटू ए एम जी और के एक्स, क्लियर है। अब आप ऐसा यहाँ पे मत दिमाग लगाना आप अपना कि भाई पी नॉट है फोर्स है नीचे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तो यहाँ पे वर्क डन नीचे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो वैल्यू लिखी है ना बच्चों ने वो किसकी लिखी है पी गैस की लिखी है, और पी गैस के लिए वर्क डन लिख रहे हैं, तो पी गैस कहाँ लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, पी गैस ऊपर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है ऊपर हो रहा है, उसकी वैल्यू लिखी हमने ये, इसलिए यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाना आपको माइनस। ये क्या कर रहे हैं हम इंडिविजुअली सभी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या था ये इंडिविजुअली इसके लिए वर्क डन है, इसके लिए इंडिविजुअली है, इसके लिए इंडिविजुअली, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया, वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे कि सर आप यहाँ पे क्यों नहीं लगाया माइनस, तो भाई ये वाला फोर्स भी तो कहाँ लग रहा है डाउनवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आया क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू मैंने किसकी जगह पर लिखी है पी गैस ए की, और पी गैस ए कहाँ लग रहा है ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है ऊपर की तरफ, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन को यूज नहीं किया डायरेक्ट लिखा है, क्लियर है इतना। यहाँ पे साइन इसलिए यूज किया क्योंकि इंडिविजुअल फोर्सेस की वजह से वर्क डन, तो आपसे किसी भी टाइप का वर्क डन पूछेगा आप कैलकुलेट कर सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं आने वाला, इससे कम ही आएगा, ठीक है। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं गैस वाला वर्क डन कैलकुलेट करना, क्योंकि जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है ना उसमें वर्क डन काम में आता है, और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना आना चाहिए किसी भी गैस की वजह से। तो यहाँ पे मैंने गैस की वजह से किस तरीके से या कौन सा फॉर्मूला यूज में लेके हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता चलिए चुका होगा कि जो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास है बेसिकली पी डेल्टा बी, कब जब कांस्टेंट प्रेशर हो, और अगर प्रेशर वेरिएबल है तो पी गैस इंटू डी ये वाला लगा सकते हो, और डीवी को क्या लिख सकते हो आप लोग ए डी एक्स, ठीक है। तो अब बच्चे इस पूरे को रफ करते हैं और अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ। देखो आसान है थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ भी, थर्मोडायनामिक्स बहुत ही आसान है बच्चे। देखो सबसे पहली बात है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, तो मैं लिख सकता हूँ इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, it is based on energy conservation। देखो अब इसका स्टेटमेंट क्या है उस चीज को समझते हैं, थोड़ा आसान है वैसे तो आप लोग जानते हो। मान लेते हैं हमारे पास ये एक पिस्टन है, ठीक है। इसके अंदर गैस फिलअप है, क्लियर। हमने यहां पे एक हीटर लगा दिया, हीटर का मतलब करंट फ्लो करवा लिया, करंट फ्लो करवा के हीटर लगा दिया, मतलब हीटर का मतलब वो ये हीट प्रोवाइड करवाना, किसी तरीके से हमने इस गैस को हीट प्रोवाइड करवाया। तो अब मैं इस हीटर के थ्रू इस गैस को, इस हीटर के थ्रू इस गैस को डीक्यू हीट देता हूं, कितनी
डी क्यू हीट देता हूं, तो इस डी क्यू हीट का होता क्या है उस चीज का समझना। ठीक है बच्चों, तो क्या है, इस हीटर के थ्रू अगर हमने इस गैस को डी क्यू हीट दी तो इस गैस के अंदर क्या होगा। अब हमें पता है जैसे मैं इसको हीट दूंगा तो हमें पता है इस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। इस गैस का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि हमने पढ़ा हुआ है इंटरनल एनर्जी पढ़ना, कि अगर हम किसी गैस की टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे हीट दे रहा हूँ तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। दूसरी बात, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो इस पिस्टन की जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर क्या लगा रहे हो, प्रेशर फोर्स लगा रहे हो, जो हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो वो फोर्स लगाने की वजह से इस पिस्टन का भी अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो फिर यहाँ पे वो गैस क्या करेगी, कुछ वर्क भी करेगी। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, कई सारे प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कई सारे प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम मान के चलते कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो फिर क्या होगा, ये गैस वर्क भी करेगी। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये जो हीट हमने प्रोवाइड करवाई है डी क्यू, वो दो काम करेगी। एक काम करेगी इस गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, दूसरा इस पिस्टन को डिस्प्लेस किया तो उसको वर्क करने में। यानी कि जो हीट है इस हीट के दो पार्ट में कन्वर्जेशन या कन्वर्जन हुआ, किस किस में, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस और दूसरा वर्क डन बाय द गैस। यानी कि इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, ठीक है, दूसरा वर्क डन बाय द गैस हुआ, यानी कि इस पिस्टन के ऊपर वर्क हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूं इसका, तो स्टेटमेंट ये बोलता है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यही आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। देखो अब इसमें क्या, ये एनर्जी पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, क्योंकि हमने जितनी एनर्जी थी उसका कुछ पोर्शन इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चला गया और कुछ पोर्शन इस पिस्टन को मूव करवाने में चला गया वर्क डन। यही क्या है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आप इसे चाहो तो डी की इसकी जगह पर डेल्टा क्यू लिख सकते हो, डेल्टा यू लिख सकते हो और डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हो। अब बच्चों कई बार यहां से ही सवाल पूछ लिया जाता है इसी इक्वेशन से। जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमें भी पता है कि जो वर्क डन है वो कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन, यानी कि पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन ध्यान रखना। इंटरनल एनर्जी के बारे में जो मैंने बताया था, कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि इसकी वैल्यू इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस प्रोसेस के थ्रू आपने टेम्परेचर चेंज किया उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। जबकि जो वर्क डन है वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस के थ्रू आपने वर्क किया है। तो ये क्या हो गया आपके पास स्टेट फंक्शन, ठीक है। और ये जो आती है हमारे पास, जो हमने एनर्जी दी है, ये कौन सा फंक्शन था, हीट दी हमने। तो हीट जो मैंने बोला था वो कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। तो हीट कैसा हो जाएगा आपके पास, पाथ फंक्शन। क्या बात समझ में आती? तो कई बार ये भी पूछा था फिजिक्स में ना सही केमिस्ट्री में, तो और कई बार ये सवाल केमिस्ट्री वाला फिजिक्स में भी दे दिया जाता है। अगर आप देखोगे कई बार, तो ये पाथ फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, और ये कौन सा हमारे पास पाथ फंक्शन है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा और अगर हम डिटेल्स में बात करें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यानी कि मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूँ कि इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, तो क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड इन द टू पार्ट। फर्स्ट वन इज increase the internal energy of the gas and second one work done by the gas, यानी कि वो वर्क भी करेगा और उसके इंटरनल एनर्जी में भी जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ से पता है, देखो हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है केटीजे वाले चैप्टर में। वर्क डन के बारे में मैंने अभी आपको सिखा दिया कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ इसको, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी क्यू इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बाई टू फॉर्मूला क्या आता है इसका, एन आर डी टी। ये होगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है अभी हमने सीखा, पी डी वी। ये फॉर्म देखो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे स्मॉल नहीं लिखा, मैंने डी क्यू की फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को सब कुछ पता है। यहाँ पे इंटरनेट में ऑलरेडी पढ़ ली, ये फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको सिखा दिया। तो हमें हर एक गैस के बारे में वर्क डन पता चल जाएगा और
इंटरनल एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा, तो हम उसको जितनी हीट देंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले को यूज में लेने के लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना आना चाहिए। बेसिकली इंटरनल एनर्जी तो हमने ऑलरेडी सीख ही ली। तो अब यहाँ पे कई सारे प्रोसेस होते हैं बच्चों, अलग अलग प्रोसेस में जो वर्क होता है वो अलग अलग होता है, तो हीट गिवन का जो प्रोसेस होगा वो भी अलग अलग होगा। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, अगर मैं पिस्टन को फिक्स कर देता हूँ, ये पिस्टन क्या फिक्स है, और मैं इसको हीट देता हूँ, तो पिस्टन तो फिर मूव ही नहीं कर सकता। मूव नहीं कर सकता तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर उसके केस में जो हीट दूंगा वो पूरी की पूरी किस में चली जाएगी, इस गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने। उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। कई बार में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन मूव है, ऐसा कर सकता हूं, लेकिन ये जो वॉल्स है, ये वाली जो वॉल्स है, ये वॉल्स कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग होने वाला हीट का ट्रांसफर यहां से यहां तक हो सकता है, कंडक्टिंग है तो अगर हीट का ट्रांसफर यहां से यहां तक हो सकता है तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये इसके साथ क्या रहेगा, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा सराउंडिंग के साथ में। ये दोनों अगर इक्विलिब्रियम में रहेंगे, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। उस केस में हम सारी की सारी जो एनर्जी से प्रोवाइड करवाएंगे वो पिस्टन को मूव करवाने में काम आएगी। यानी कि उस केस में सारे का सारा जो एनर्जी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वो सारी की सारी किस में चलेगी, वर्क डन में चलेगी। इसी तरीके से और भी कई सारे प्रोसेस, उन प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है, जिन्हें हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। किस प्रोसेस के थ्रू आप उसे हीट दे रहे हो और किस प्रोसेस में हीट देने पर कितना वर्क होगा, कितना उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। ये इसका स्टेटमेंट लिखवाने की जरूरत है कि मुझे जो एनर्जी दी जाती है वो दो पार्ट में चली जाती है, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और दूसरा उसकी वर्क डन में। तो लिख लेना कि उसकी जरूरत तो नहीं है, मुझे लगता नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस से ही बात करते हैं, जिसमें टेम्परेचर फिक्स हो। आइसोबैरिक करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है कि जिसमें प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसे हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। इसी तरीके से हमने पहले भी पढ़ा था कैटेजी में चार्ल्स लो, वहां पर भी क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था तो उसे हम लोग चार्ल्स लो बोलते हैं। यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है गैस को इस तरीके से एक्सपांड या कंप्रेस किया जा रहा है कि उसके प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। तो अब अगर हमें इसके ऊपर थर्मोडायनामिक्स लॉ अप्लाई करना है तो कितनी हीट देनी होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वर्क डन क्या होगा। तो आसान सी बात करें हम लोग यहाँ पे, तो अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो वो तो कितना हो जाएगा, F/2 NR उसके टेम्परेचर में चेंज के बराबर। वर्क डन की बात करता हूं तो डेल्टा W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डेल्टा V, क्योंकि कांस्टेंट है तो डायरेक्ट में कहता हूं P डेल्टा V लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा W हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे से क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U F/2 NR डेल्टा T। ठीक है, तो F/2 NR डेल्टा T प्लस P डेल्टा V, इतनी हीट गिवन होगी। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P V2 माइनस V1। इस तरीके से इतनी हीट होगी। आपको इंटरनल एनर्जी पता है, वर्क डन पता है, तो आप लिख लोगे। प्रेशर आपको पता हो क्या, कांस्टेंट प्रेशर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, पिस्टन के थ्रू कांस्टेंट प्रेशर का